दोस्तों, अभी 28 मई को सावरकर विनायक दामोदर सावरकर की जन्म जयंती पर फिर से एक कंट्रोवर्सी खड़ी हो गई। अब बेंगलोर में यलहंका फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पर रखने के लिए कर्नाटक की सरकार ने निश्चय लिया। विरोधी पक्ष के पार्टियों ने इसका विरोध किया। उन्होंने कहा सावरकर का कर्नाटक के विकास से, आज़ादी के आंदोलन से कोई लेना देना नहीं है, इसलिए यलहंका फ्लाईओवर का नाम सावरकर के नाम पे रखना गलत है। ऐसे ही अगर हम देखें तो हिंदू राष्ट्रवादी पार्टियां सावरकर का बहुत गुणगान करती हैं। अभी एक साल पहले के करीब जब महाराष्ट्र में चुनाव होने वाले थे तो उस समय भाजपा ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सावरकर को भारत रत्न दिया जाना चाहिए। ऐसे ही 28 मई को ही उनके जयंती के अवसर पर नरेंद्र मोदी ने कहा कि सावरकर ने कई लोगों को आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया। और वैसे देखा जाए तो ये बातें बिल्कुल निराधार हैं। सावरकर का जीवन पूरा एक अलग प्रकार का था और उनकी तारीफ़ करने वाले, उनको मानने वाले देश का जो तबका है वो उनके कुछ पहलुओं को ऊपरी अंदाज से, सुपरफिशियल तरीके से देखते हैं। निश्चित रूप से सावरकर का जो महत्व है वो इस बात से दिया जाता है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ पहले संघर्ष किया और उसी के कारण उनको अंडमान में जेल भी हुई। पर इसी दौरान एक और बात भी याद रखने लायक है कि वो शुरू से ही सांप्रदायिक विचारधारा में विश्वास रखते थे और उनके बचपन की एक कहानी है कि उन्होंने अपने दोस्तों के साथ मिलकर एक मस्जिद पर हमला किया था। खैर, 1857 के बारे में उनका योगदान यही है कि उन्होंने इसे एक आज़ादी के फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, भारत की आज़ादी की पहली लड़ाई इसे कहा। पर उनके देखने का नज़रिया अगर गहराई से देखा जाए तो उन्होंने ऐसा बताया कि हिंदू और मुसलमान मिलकर क्रिश्चियंस के ख़िलाफ़ लड़े, जो मेरे ख्याल से एक सांप्रदायिक तरीका है। वास्तव में 1857 का जो विद्रोह हुआ उसमें यहाँ के राजाओं ने, नवाबों ने, किसानों ने और देश के बड़े हिस्सों ने भाग लिया जो अंग्रेज़ों के अत्याचार से मुक्ति चाहते थे। खैर, उनकी ब्रिटिश विरोधी गतिविधियाँ जो रही वो अंडमान जेल में जाने तक रही। इंग्लैंड में वो गए, उन्होंने बार एट लॉ की परीक्षा पास की और ये बात सच है कि उन्होंने अपनी डिग्री लेने के लिए जो ब्रिटिश सरकार के प्रति वफादारी की शपथ लेना पड़ती है वो उन्होंने नहीं ली। ये बात बिल्कुल सच है। खैर, पर अंडमान जेल में जाकर उनका हृदय परिवर्तन हो गया। ऐसा कहते हैं कि उन पर बहुत यातनाएं दी गई। ये बात भी सच है। पर यह बात भी सच है कि अंडमान की जेल में जितने सैकड़ों कैदी थे उसमें एक दो को छोड़कर किसी ने अंग्रेज़ों से माफ़ी की याचना नहीं की और ये ज़्यादातर जो अंडमान जेल में रखे गए थे वो अंग्रेज़ों के विरोध के लिए रखे गए थे। खैर, अंग्रेज़ों को क्षमा याचना के लिए सावरकर ने बहुत सारी पिटीशंस लिखी और इन पिटीशंस में उन्होंने सरकार को वायदा किया कि मैंने जो गलती की थी वो फिर से नहीं होगी, मैं आपके प्रति वफ़ादार रहूँगा और आपका पूरा पूरा सहयोग करूँगा। अब उनके जो मानने वाले हैं वो कहते हैं कि ये उनका एक चालाकी का कार्य था जो छत्रपति शिवाजी महाराज की नीतियों से मिलता जुलता था। अब बात तो ये है कि उन्होंने इस बात की माफ़ी मांगी, पर छूटने के बाद उन्होंने कभी भी किसी ब्रिटिश विरोधी आंदोलन में भाग नहीं लिया। वो 1933 का आंदोलन हो या क्विट इंडिया आंदोलन 1942 का हो, उसमें उन्होंने किसी प्रकार का कोई भाग नहीं लिया। अब यहाँ एक और बात याद आती है कि जब भगत सिंह को फांसी की सज़ा हुई उन्होंने भी एक पत्र लिखा अंग्रेज़ों को। पर भगत सिंह के पत्र का तात्पर्य था, उन्होंने अंग्रेज़ों से कहा, मैं तो आपके विरोध में बगावत के लिए खड़ा हूँ, तो मुझे आप लटका कर फांसी क्यों दे रहे हैं? आप मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने सज़ा दीजिए, मुझे फायरिंग स्क्वाड के माध्यम से आप मरवाइए। खैर, तो दोनों में अपना अपना एक फ़र्क है और भगत सिंह ने इस प्रकार से 23 साल 8 महीने की उम्र में अपने देश के लिए अपने जीवन का त्याग कर दिया।
खैर, सावरकर एक अलग प्रकार के व्यक्ति थे और जेल से छूट के आने के बाद निश्चित रूप से उन्होंने एक काम किया जिसमें छुआछूत के विरोध में उन्होंने काम किया और दलितों के मंदिर प्रवेश के बारे में भी काम किया। पर इन बातों को छोड़ा जाए तो बाकी तौर पे उनका कोई योगदान सामाजिक सुधार में, अंग्रेज़ों के खिलाफ के आंदोलन में नहीं था। अब आजकल बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, जैसे मोदी जी कह रहे हैं कि उन्होंने देश के लोगों को प्रेरित किया कि अंग्रेज़ों के खिलाफ संघर्ष करें। पर 1942 में जो सबसे बड़ा आंदोलन था ब्रिटिश क्विट इंडिया, अंग्रेज़ों भारत छोड़ो का, उस समय सावरकर पूरी तौर से ब्रिटिश समर्थन में खड़े थे। ब्रिटिश वॉर एफर्ट्स, ब्रिटिश के जो युद्ध की चल रही थी उस समय सेकंड वर्ल्ड वॉर, उसमें ब्रिटिश को मदद करने के लिए उन्होंने लाखों हिंदुओं को फ़ौज में भर्ती कराया और उन्होंने हिंदू महासभा के सभी दफ्तरों को निर्देश दिया कि इस दौरान जो अंग्रेज़ संकट की घड़ी में हैं, किसी प्रकार से ऐसा काम मत कीजिए जिससे अंग्रेज़ों को तकलीफ़ हो। आप अपने काम पर डटे रहिए, ऐसा उनका था। कई बार सावरकर के मानने वाले एक और बात कहते हैं कि सावरकर ने ही सुभाष चंद्र बोस को सलाह दी थी कि आप बाहर जाइए और वहाँ से आप अंग्रेज़ों के खिलाफ़ लड़ाई कीजिए। अब ये मज़े की बात है, सुभाष चंद्र बोस तो जाके उन्होंने आज़ाद हिंद फ़ौज का गठन किया, वहाँ से अंग्रेज़ों के खिलाफ़ एक युद्ध छेड़ा। उधर से सुभाष चंद्र बोस अंग्रेज़ों के खिलाफ़ युद्ध छेड़ रहे हैं और इधर से सावरकर उनकी मदद के लिए उनके अपने हिंदू महासभा के लोगों को कहते हैं कि इसमें बिल्कुल भाग मत लो, और साथ में कई हिंदुओं को वो अंग्रेज़ों की फ़ौज में भर्ती करने के लिए भी प्रेरित करते हैं। खैर, इसके उलट कि उन्होंने आज़ादी के आंदोलन के लिए लोगों को प्रेरित किया हो, वास्तव में उन्होंने लोगों को प्रेरित किया अंग्रेज़ों को मदद करने के लिए, ताकि अंग्रेज़ सेकंड वर्ल्ड वॉर में विजयी हों या ज़्यादा मजबूत हों। यहाँ एक और बात भी है कि वैचारिक रूप पर सावरकर ने क्या किया। सावरकर ने वैचारिक रूप पर एक तो हिंदुत्व शब्द को सामने लाया, और हिंदुत्व ये हिंदू धर्म नहीं है। हिंदुत्व ये आर्य नस्ल और ब्राह्मणवादी मूल्यों का मेलजोल है। ये वो राजनीति है जो इन दो सिद्धांतों को लेकर आगे चलती है। सावरकर ने ही दो राष्ट्र का सिद्धांत सामने रखा कि यहाँ दो राष्ट्र रहते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। तो ये दो राष्ट्र की उनकी जो नीति थी वो बाद में मुस्लिम लीग के लिए अलग पाकिस्तान की मांग का एक आधार बना। और तो और 1942 में जब कांग्रेस की मिनिस्ट्रीज़ ने, कांग्रेस की सरकारों ने इस्तीफ़ा देकर 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व किया, उस समय हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग के साथ मिलकर बंगाल, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और सिंध में सरकारें बनाई। और तो और 1943 में सिंध की जो सरकार थी मुस्लिम लीग और हिंदू महासभा की, इनकी असेंबली ने एक प्रस्ताव पास किया जिसमें पाकिस्तान के बनने का समर्थन किया गया। खैर, वैसे तो मोटे तौर पर यही कहा जाएगा कि सावरकर हिंदू राष्ट्रवादी थे, और वो हिंदू राष्ट्रवादी थे, उनमें जो मुस्लिम विरोध था वो बहुत कूट कूट कर भरा हुआ था। और तो और जो भी सांप्रदायिक लोग होते हैं वो पितृसत्तात्मक विचारधारा में विश्वास रखते हैं, और यही बात सावरकर के बारे में भी सच है। सावरकर ने भी एक जगह जब शिवाजी के बारे में वर्णन किया तो शिवाजी ने जो कल्याण की पुत्रवधू को वापस किया, जो उनके लिए भेंट के रूप में उनकी सेना लाई थी, सावरकर इस बात की आलोचना करते हैं। सावरकर कहते हैं कि उस स्त्री को वापस करना गलत था, और जो हिंदू स्त्रियों का बलात्कार किया गया था उसका बदला लेना ज़रूरी था। तो खैर, ये पितृसत्तात्मक विचारधारा और ये सब चीज़ों के वाहक के रूप में सावरकर हिंदू राष्ट्रवाद के पिता के रूप में आरएसएस के लोग, हिंदू राष्ट्रवादी उन्हें मानते हैं। खैर, पर जहाँ तक भारतीय राष्ट्रवाद का सवाल है, जो स्वतंत्रता, समता, बंधुता के सिद्धांतों पर बना है, उसके खिलाफ सावरकर प्राचीन ग्रंथों की तारीफ़ करते हैं, और जो प्राचीन ग्रंथों को हिंदू ग्रंथ कहा जाता है, जैसे मनुस्मृति हो या बाकी किताबें हों, उनके मूल्यों के वो साथ खड़े हुए दिखाई देते हैं। तो सावरकर का जहाँ एक अपना स्थान है कि उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़
अपने जीवन के शुरुआत के भाग में भाग लिया, उसकी इज़्ज़त किए जाना चाहिए। पर बाद में उनका जो जीवन है वो कभी भी आज़ादी के आंदोलन के लिए नहीं था, कभी भी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक भारत के लिए नहीं था, कभी भी उस बात के लिए नहीं था जिसके आधार पे भारतीय संविधान बना है। तो खैर, ये फिर इसके बावजूद एक बात और भी है कि ज़्यादातर तो आरएसएस और सावरकर के विचारों में काफ़ी मेल जोल है, पर कहीं कहीं भटकाव भी है, कहीं कहीं दूरियां भी हैं। और वो उसमें एक मामला जो मेरे दिमाग में आता है वो आता है गौ हत्या से संबंधित। सावरकर गाय को बिल्कुल पवित्र नहीं मानते थे। वो कहते थे गाय तो उपयोगी पशु है और इसको पवित्र मानना एक गलत बात है। खैर, ये सावरकर का पूर्ण मूल्यांकन अगर करके हम देखें तो निश्चित रूप से वो हिंदू राष्ट्रवाद के प्रतीक हैं, न कि भारतीय राष्ट्रवाद की। उनके जो मूल्य हैं, उन्होंने बुद्ध धर्म की बहुत आलोचना की, अहिंसा की बहुत आलोचना की। उन्होंने कहा गौतम बुद्ध की अहिंसा के कारण भारत कमज़ोर हो गया, जबकि सच्चाई कुछ और है और उस आधार पे हमें सोचने की ज़रूरत है। तो खैर, उनके विचार उनके साथ। तो कर्नाटक में येलाहंका ब्रिज फ्लाईओवर का जो उनके नाम पर करने का विरोध हो रहा है, ये है उसकी पृष्ठभूमि, जिसके कारण कई लोग उनका विरोध कर रहे हैं। और नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि उन्होंने लोगों को आज़ादी के आंदोलन में शामिल होने के लिए प्रेरित किया, उसमें कोई सच्चाई नहीं है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो आप इसे लाइक कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, नोटिफिकेशन के लिए बेल बटन ज़रूर दबाइए। आपका बहुत धन्यवाद।